द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन ने यू फैमिली में जाकर यूरो के फादर को सही कर दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक लो लेवल इमोर्टल फाइटिंग स्किल। सियावियन की हैरानी भरी आवाज कमरे में गूंज उठी। त्यान क्लास और इमोर्टल रैंक के बीच अंतर छोटा मोटा मत समझो। असली फाइटिंग स्किल एक दूसरे से बहुत अलग है। त्यान क्लास का मतलब है हेवन और अर्थ की पावर को मोबिलाइज करके अपने लिए यूज करना, जबकि इमोर्टल रैंक उससे भी परे है। दूसरे शब्दों में इमोर्टल रैंक फाइटिंग स्किल्स वो होती हैं जिनमें हेवन और अर्थ की पावर बंध जाती है और दूसरों के लिए यूज नहीं हो सकती। डोडी हेवन और अर्थ की पावर मोबिलाइज करने का सबसे बड़ा सिंबल है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उनके लिए ऐसा है मानो उनके हाथ काट दिए गए हों। ये एक सेट है फाइटिंग स्किल्स का जिसमें रूलर को अटैक करने के लिए यूज किया जाता है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे हाथ में एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर हैंडल करने के लिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सामने खड़े सियावियन को देखते हुए बोला, पहले तुम अपना एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर समन करो। अगर ये फाइटिंग स्किल प्रैक्टिस करनी है तो रूलर को टेम्पर करना जरूरी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जल्दी से कहा जब सियावियन स्कूल को खोलने ही वाला था। जैसे ही सियावियन ने स्कूल को छुआ, एक भयानक विस्फोट की गूंज उसकी सोल की गहराई तक सुनाई दी। उसी पल उसकी सोल जोर से कांप उठी और उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली होकर बंद होती चली गईं। जब वो होश में आया तो उसने खुद को एक अजीब से स्पेस में पाया। ध्यान से देखने पे ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर पूरी तरह से खाली थी। जरा भी लाइफ का कोई सिग्नल नहीं था। सियावियन की आंखें इधर उधर घूमी और अचानक वॉइड स्पेस के एक कोने पे टिक गईं। वहाँ एक इमेज खड़ी थी, हाथ पीछे बांधे हुए। ये आकृति बेहद ही साधारण थी। सियावियन को उसकी बॉडी से जरा भी ची या ब्रेथ का कोई सिग्नल नहीं मिला, मानो कोई नॉर्मल इंसान हो। लेकिन ये विजुअल सेंस सियावियन के दिल को और ज्यादा सीरियस बना रहा था। ऐसी अजीब जगह पे कोई ऑर्डिनरी इंसान भला कैसे हो सकता है? वो असल में 7th लेयर ब्रेकिंग हेवन रूलर का असली मालिक था। ये शायद फाइटिंग स्किल में छिपा हुआ मेमोरी स्पेस है। ये असली पावर हाउस नहीं, बल्कि उसके लाइफ स्पैन की एक मेमोरी फ्रेगमेंट है। सियावियन ने उस इमेज को देखते हुए सोचा। अपने करंट एक्सपीरियंस के चलते वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा समझने के बाद उसने जल्दी ही उस फिगर की असलियत समझ ली। जैसे सियावियन ने सोचा था, उस फिगर ने उसकी ओर देखा नहीं, और कुछ ही देर बाद स्पेस में एक सपाट पानी जैसी आवाज गूंजी। द 7 लेयर्ड स्काई सैटरिंग रूलर लो लेवल इमोर्टल रैंक फाइटिंग स्किल है, जिसे मैंने अपनी लाइफ पावर और सैकड़ों स्कूल्स की फाइटिंग स्किल्स को मिला के बनाया है, सीधे होली रैंक फाइटिंग स्किल्स के लेवल में। ये 7 लेवल्स में बटी है और हर लेवल बेहद पावरफुल है। जब ये सातों लेवल्स एक साथ मिलते हैं तो उनकी पावर सीधी होली रैंक फाइटिंग स्किल्स के बराबर हो जाती है। ये सुनते ही सियावियन की आंखें और ज्यादा चमक उठी। 7 फोल्डेड रूलर का सुपर पोजिशन होली लेवल फाइटिंग स्किल के बराबर हो सकता है। सियावियन अंदर तक हिल गया था। जिसने भी ये फाइटिंग स्किल बनाई थी वो वाकई असली पावर हाउस था। बेसिक स्काई लेवल फाइटिंग स्किल रिफाइन होके सुपर सीक्रेट बन चुकी है। अगर तुम इसमें छिपा हुआ सीक्रेट हासिल कर सको तो इसका मतलब है कि तुम डेस्टाइन्ड हो। अगर तुमने फायर रूलर पाया है तो इसका मतलब है वो फायर स्पिरिट सलाइवा से टेम्पर्ड हो चुका है। याद रखना, 7 लेयर्ड स्काई ब्रेकिंग रूलर केवल टेम्पर्ड एंशिएंट रूलर ओ फैमिली फ्लेम से ही कास्ट हो सकता है, नहीं तो बैकलैश होगा। ये सुनकर सियावियन कुछ पल के लिए स्टन रह गया था, फिर गहरी सोच में डूब गया। असल में उसके हाथ में एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को घेरने वाली अजीब सी चीज वही हुआ लिंगजुआ द्वारा टेम्पर्ड एंशिएंट रूलर था। वाकई इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल पाने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जरूरी है। झील के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांति से एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर उठाया। रूलर की सतह पे बने हुए रहस्यमयी पैटर्न्स जो पहले सियावियन को अजीब लगे थे, अब रेड लाइट से चमक उठे। उस ब्लैक रूलर को मजबूती से पकड़ के वो अब डूबते सूरज की तरह लाल हो गया था। मिस्टीरियस फिगर ने एक गहरी आवाज निकाली और उसकी बॉडी अचानक हिली। पांव धीरे से वॉइड में टिके और उसके नीचे एक आफ्टरमेज दिखाई दी। उस आफ्टरमेज को देख के सियावियन शॉक्ड हो गया था। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि मिस्टीरियस पावर की स्पीड इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। धीरे धीरे आफ्टरमेज गायब हुई और वो फिगर मानो टेलीपोर्ट होके 10 फीट चौड़े वाटरफॉल के नीचे प्रकट हुआ। बड़े से वाटरफॉल के सामने उसका छोटा सा शरीर चित्र में बनी एक चींटी जैसा लग रहा था, लेकिन उस चींटी जैसी आकृति में उस समय वाटरफॉल से भी ज्यादा डरावनी पावर थी। तेजी से गिरते वाटरफॉल की हवा भी उस कमजोर लगते बूढ़े शरीर को हिला नहीं पाई। अचानक उसकी बॉडी रुक गई। उसने वॉइड में टॉर्च टिकाकर 180 डिग्री घूम के मिड एयर में स्पिन किया। उसके हाथ में ब्लैक रूलर और भी ज्यादा चमकने लगा और अंत में उस तेज रोशनी ने सियावियन को आंखें सिकोड़ने पे मजबूर कर दिया। इमोर्टल रैंक फाइटिंग स्किल 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर। अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी और उसके साथ एक भयंकर हीट वेव पूरी स्पेस में फैल गई।
अचानक चौड़े स्पेस की सतह से अनगिनत वाटर पिलर्स स्काई में उठ खड़े हुए। उन वाटर पिलर्स के बीच अचानक रेड ऑरा चमका। जहां जहां वो गरजा, वाटर पिलर्स गायब हो गए और उनकी जगह पानी की धुंध ने ले ली। वो रेड ऑरा बिजली की तेजी से लेक पे जा गिरा। 10 मीटर लहर उठी और फिर सीधा वाटरफॉल पर जा टकराई। भयंकर धमाके घाटी में गूंजते रहे और चट्टानों से असंख्य टुकड़े गिरते चले गए। कानों पर हाथ रखे स्याव्यान उस हमले को देखकर हैरानी से मुंह खोले रह गया। फिर गहरी सांस लेते हुए उसने वाटरफॉल की ओर देखा। तेज हवा लेक से निकली और घाटी की धुंध हट गई। धीरे धीरे वाटरफॉल का असली रूप सामने आया। स्याव्यान ने चौड़ी आंखों से वाटरफॉल को देखा और कुछ पल के लिए जम सा गया। फिर धीरे से आंखें बंद करके गहरी सांस ली और उसके बाद उसका सर भी चकराने लगा था। इस समय वाटरफॉल बीच से कट चुका था। उसके पीछे की चट्टान पे 10 फीट लंबी और 3-4 फीट चौड़ी एक गहरी खाई चमक रही थी। उस खाई के किनारों पे अनगिनत दरारें फैली हुई थी, मानो कोई बाघ रेंग रहा हो। 20 सेकंड तक रुकने के बाद क्लिफ से पानी धीरे धीरे गिरने लगा और वो बड़ा घाव धीरे धीरे छिप गया। अपनी आंखों से फैलते काले प्रकाश को देखते हुए स्याव्यान ने गहरी सांस ली, लेकिन घबराने की बजाय उसने उस फिगर की ओर झुककर प्रणाम किया। ये सिंपल रूल ऑफ थंब है जो डेस्टाइन्ड है। याद रखना, इस सीनियर का नाम है 7 फुटेड इमोर्टल। यह आवाज धीमी आवाज में स्याव्यान के कान में गूंज उठी और फिर उस डार्क सर्कल ऑफ लाइट में वो फिगर धुंधला होता चला गया और आखिरकार गायब हो गया। एक युग के पावर हाउस की आखिरी छवि इस दुनिया से मिट चुकी थी। स्याव्यान ने चुपचाप सिर हिलाया और उस जेट ब्लैक लाइट को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट किया। कैसा महसूस कर रहे हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्याव्यान को सजीव स्टेट से बाहर आते हुए देखा और पूछा। उसे पता था कि स्याव्यान अभी एक डिफरेंट डायमेंशन से गुजरा है और उसने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि फाइटिंग स्किल इनहेरिट करने के लिए ये सब जरूरी था। 7 फुटेड इमोर्टल मास्टर का रूलर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्याव्यान की आंखें थोड़ी सी धुंधली थी जब वो स्टेट से बाहर निकला। साफ था कि 7th लेयर हेवन सैटरिंग रूलर की कल्टीवेशन मेथड पहले ही उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो चुकी थी और ये तुम्हें बहुत सूट भी करती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हारा हेवनली फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर हेवन और अर्थ के बीच सबसे हार्ड रूलर है। हजारों सालों से हेवनली फ्लेम्स ने इसे टेम्पर किया है। अब ये लोहे जैसा कठोर है और इसके अंदर हेवनली फायर की स्पेशल फ्लेम पावर भी मौजूद है। जब स्काई रूलर यूज होगा तो ये सिर्फ तुम्हारी पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ने बिल्कुल सच कहा है। तो फिर देर किस बात की, चलो पहला लेवल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। स्याव्यान भी इस मेथड की पावर को देख के दंग रह गया था। 7th लेवल ब्रेकिंग द स्काई पहला लेवल है। 3 स्टेप स्विमिंग रूलर, पहला स्टेप पास जाने के लिए, दूसरा पीछे हटने के लिए और तीसरा अटैक करने के लिए। इसमें तुम एडवांस भी कर सकते हो और रिट्रीट भी। स्याव्यान के मन में कल्टीवेशन मेथड की आवाज गूंज उठी। स्याव्यान के हाथ में धीरे धीरे एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर प्रकट हुआ। लग रहा था अभी टेम्परिंग के बाद यह एंशिएंट रूलर बेहद भारी हो गया है। हालांकि ये वजन स्याव्यान के लिए कुछ भी नहीं था, पर फिर भी ये पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। गहराई से महसूस करने पर लगा कि हेवनली फायर का एंशिएंट रूलर अब स्याव्यान की खुद की डोवची को सप्रेस भी कर रहा था। इस समय स्याव्यान 3 स्टार डोवरी के लेट स्टेज में था, लेकिन उसकी पीठ पर रखा यह एंशिएंट रूलर उसके ओरा को कंप्रेस करके 1 स्टार डोवरी जितना कर रहा था। पर स्याव्यान ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि अपनी पावर को दबाना उसके लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा था। ये देख के उसे डोची कॉन्टिनेंट का जवान रूलर याद आ गया, जिसका असर लगभग ऐसा ही था। थोड़ा सोच के बिना झिझके स्याव्यान ने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर दोनों हाथों में पकड़ लिया और प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गया। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर में तेज, निर्दयी और सटीक रहना जरूरी है। जल्दी अटैक करो, एम तक पहुंचो और पूरी ब्रूटैलिटी से हमला करो। एक ही अटैक में सब खत्म कर दो और अटैक इतना सटीक हो कि सीधे की पॉइंट पर जाके लगे। गोल्डन ड्रैगन किंग धीरे धीरे समझा रहा था। ये सुनकर स्याव्यान पालथी मार कर बैठ गया और 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई के पहले स्टेप का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस करने लगा। 7 फुटेड इमोर्टल सीनियर के एक्सपीरियंस के अनुसार पहला स्टेप इको ऑफ द ह्यूमन रूलर है, मतलब रूलर को अपने साथ रिजोनेट करना ताकि उसकी असली पावर बाहर निकले। मैं इसे अपने साथ रिजोनेट कैसे करूं? स्याव्यान ने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को सलाहते हुए कहा और उससे आती हल्की गर्माहट को महसूस किया। हेवनली फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर
हेवनली फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर। स्याव्यन ने खुद से बुदबुदाया, फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और अपनी पूरी बॉडी की फायर एट्रीब्यूट डोबची को रूलर में डाल दिया। तुरंत ही एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से गूंजती हुई बजिंग साउंड आई, मानो वो रूलर भी स्याव्यन का स्वागत कर रहा हो। सक्सेस। पहले तो स्याव्यन सोच रहा था कि रिजोनेंस कैसे होगा, लेकिन फिर उसने समझा कि क्योंकि ये रूलर हेवनली फ्लेम्स का प्रोडक्ट है तो नेचुरली उसकी अफिनिटी भी हेवनली फ्लेम से ही है, और यही वजह थी कि ये कनेक्शन तुरंत बन गया। ये सोचकर स्याव्यन भी मुस्कुरा दिया था। रूलर से आती बजिंग साउंड महसूस करते हुए स्याव्यन तुरंत खड़ा हुआ और दोनों हाथों से उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसके आसपास रंग बिरंगी लपटें घेरने लगी। पूरा कमरा अचानक बेहद शांत हो गया, मानो हेवन और अर्थ की एनर्जी भी रुक गई हो। कमरे में स्याव्यन बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके हाथ में एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से डरावना ऑरा फैल रहा था। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर। पहला स्टेप 3 स्टेप स्विमिंग रूलर। स्याव्यन मानो टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ा। पहला कदम आगे बढ़ा, रूलर ने हॉरिजॉन्टल वार किया। दूसरा कदम साइड में गया, रूलर वर्टिकल हो गया। तीसरा कदम आगे गया और रूलर के ओरा से पूरा वॉइड क्रैक हो गया। 3 कदम पड़ते ही पूरा कमरा जम सा गया। फायर रूलर का अटैक ऐसे फैला जैसे कोई तूफान। हर कदम और रूलर का हर वार तबाही का भयंकर ओरा लेकर आया, और ये सब स्याव्यन ने अपनी पावर सप्रेस करके किया था। अगर उसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की होती तो शायद ये कमरा टिक ही नहीं पाता। ये इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल कितनी टेरिफाइंग है। स्याव्यन ने रूलर और अपने रेजोनेंस को महसूस करते हुए संतोष से सिर हिलाया। 7 लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर वही था जिसकी उसे जरूरत थी, पावरफुल भी और कंट्रोल में भी। एंशिएंट रूलर उसकी पावर सप्रेस करता था, लेकिन जैसे ही वो बोझ हटेगा उसकी असली पावर बाहर आ जाएगी। हाँ, बुरा नहीं है, पहली बार में इतना पावरफुल अटैक निकालना कमाल है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी ये बोलते हुए मुस्कुरा रहा था। दिन बीतते गए और देखते देखते 5 दिन निकल गए। स्याव्यन ने पूरे 5 दिन तक 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर के पहले स्टेप पे मेहनत की। तुम्हारे मौजूदा मेथड से अगर 4 स्टार डोवडी के सामने जाओगे तो शायद उसे मार भी सको, वो भी सिर्फ एक ही बिलो में। नॉट बैड, नॉट बैड। गोल्डन ड्रैगन किंग ने पिछले दिनों में स्याव्यन की प्रोग्रेस देखी थी और वो ये देख के दंग रह गया था। उसने पहले भी कुछ ऐसे फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस किए थे, लेकिन स्याव्यन का 5 दिन में इतना प्रोग्रेस कर लेना उसे प्रभावित कर गया था। जब ये लड़का 7 स्टार डोवडी तक पहुंचेगा तब मैं उसे वो चीज ट्राई करने दूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्याव्यन को देखते हुए मन ही मन में बुदबुदाया, मैं आखिरी बार प्रैक्टिस करता हूँ। स्याव्यन ने मन में ठान लिया और फिर से रेडी हो गया। शांत कमरे में अचानक हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी रुक सी गई। स्याव्यन की चीख गूंजी और उसके एंशिएंट रूलर ने कमरे के स्पेस को चकनाचूर कर दिया। फिर स्याव्यन ने संतोष से सिर हिलाया। रूलर का ओरा थोड़ा बदलकर उसने पीठ पे टांग लिया और टूटी स्पेस को रिपेयर कर दिया। आखिर ये किसी और का ट्रेनिंग रूम था और किसी और का कमरा तोड़ के उसकी भरपाई न करना गलत होता। ये लड़का। गोल्डन ड्रैगन किंग हंस पड़ा स्याव्यन की सावधानी देख के, लेकिन उसके मन में गर्व भी साफ साफ झलक रहा था। ठीक है, अब क्योंकि रिपेयर पूरा हो गया है, अब रिट्रीट लगभग खत्म हो चुका है। स्याव्यन ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, पर तुम एक चीज भूल गए, याद है वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी? गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, और तभी स्याव्यन ने देखा कि उसके हाथ में अभी भी एक पिच ब्लैक स्क्रोल था, वो जिसने मू फैमिली को मारा था। स्याव्यन ने भी मुस्कुराते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ देखा। हाँ, उस टाइम मेरे मास्टर ने खुद अपने हाथों से उस घोस्ट को हरा दिया था, और जब वो बिखरी हुई सोल से इकट्ठा कर रहे थे तो मास्टर को शायद कुछ मिला था, लेकिन उस समय स्याव्यन बहुत ज्यादा कमजोर था और ये सब भूल गया था। अब सीजू मास्टर की ये बात सुन के अचानक स्याव्यन के अंदर गहरी रुचि जागी। उसे लगा कि उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी ने जो कहा था कि मू फैमिली ने उन चीजों में हाथ डाला है जिसमें हाथ नहीं डालना चाहिए था, और वो जो नहीं छूना चाहिए वाली चीजें थी, तो वो चीजें नॉर्मल तो नहीं हो सकती थी। क्या ये वही है जो उस आदमी ने कहा था? स्याव्यन भी उस पिच ब्लैक स्क्रोल को टकटकी लगा के देखने लगा। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, हाँ, ये वही है जिसके बारे में उस आदमी ने बात की थी, और साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि ये वही चीज है जिसने मू फैमिली को नष्ट कर दिया। इस दुनिया में अनगिनत अजीब चीजें हैं, लेकिन हर कोई इनोसेंस और गिल्ट के उस आदर्श को जानता है। अगर तुम्हारे पास ट्रीजर्स हैं और तुम्हारे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर दूसरे लोगों को उसके बारे में पता लग गया तो वो सिर्फ तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हें मार देंगे, जैसा कि मू फैमिली। और ऐसे ही ना जाने और कितने एग्जाम्पल्स हैं। पकड़ो इसे, तुम पूरी ताकत लगा के इसे खोलने की कोशिश करो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने वो पिच ब्लैक स्क्रोल स्याव्यन की तरफ फेंका। स्याव्यन के हाथ में उस स्क्रोल से एक पावरफुल और डरावनी पावर बाहर आई, लेकिन जब स्याव्यन ने उसे खोलना चाहा तो वो किसी भी हाल में खुला नहीं।
ये देख के स्याबियन भी समझ गया था कि ये स्क्रॉल नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं हुआ और उसने तुरंत अपनी सोल पावर उस स्क्रॉल की तरफ भेजी। लेकिन इसके बाद भी स्याबियन के हाथ में हल्का सा कंपन आ गया। साफ था कि स्याबियन की सोल भी असफल रही। दूसरे शब्दों में स्याबियन के हाथ में मौजूद वो पिच ब्लैक स्क्रॉल दरअसल स्याबियन की सोल पावर को रिपेल कर रहा था। इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते थे। पहला ये कि जिसने भी ये स्क्रॉल बनाया है उसकी सोल पावर स्याबियन से कहीं ज्यादा पावरफुल है और स्याबियन की सोल पावर पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो स्क्रॉल खोल नहीं सका। या फिर इसे खोलने के लिए कोई स्पेशल मेथड होना चाहिए। स्याबियन भी हार मानने वाले इंसान में से नहीं था। उसने लिटिल यू को समन किया और हेवनली फ्लेम से उस स्क्रॉल को खोलने की कोशिश की। वो पिच ब्लैक स्क्रॉल तपती हुई फ्लेम्स में भी बिना किसी रेस्पॉन्स के ऐसे ही रहा। ये देख के स्याबियन भी परेशान हो गया था। फिर उसने गोल्डन ड्रैगन किंग की तरफ बेबसी में देखा। ये उसकी लाइफ का पहला ऐसा अनुभव था। आखिर ऐसा स्क्रॉल कैसे हो सकता है? स्याबियन के दिल में सवाल उठे। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, ठीक है, उदास मत हो। अगर ये स्क्रॉल इतनी आसानी से तुमसे खुल जाता तो फिर डेमंस इसके पीछे क्यों होते? तब स्याबियन बोलता है, मास्टर, क्या आपके पास कोई तरीका है इस स्क्रॉल को खोलने का? स्याबियन ने गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा और पूछा। उसका मानना था कि उसके मास्टर की पावर से ये स्क्रॉल जरूर खुल जाएगा। हाँ है तो, लेकिन अगर मैंने इसको खोला तो उसमें छुपी ग्रेट अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। यह कह के वो स्याबियन की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। ये सुनकर स्याबियन भी हैरान हो गया था। ओह, ग्रेट चांस। इस टाइम स्याबियन उलझन में था। ये स्क्रॉल तो खुल नहीं रहा, तो मास्टर ने जो ग्रेट चांस कहा वो क्या था? ठीक है, शिकायत मत करो। ये नॉर्मल है कि ये स्क्रॉल अभी नहीं खुला, क्योंकि इसे खोलने के लिए होली फ्लेम की पावर चाहिए। तो हमें पहले वो मेडिसिनल पिल तैयार करनी होगी जो होली फ्लेम को डिलीवर करने में तुम्हारी हेल्प करे। 7 फ्लेम फ्लावर्स, जूस सैंगडैन, ब्लड स्पिट आइस लिक्विड। और मेरे अनुभव से ये स्क्रॉल शायद किसी सुप्रीम पावर की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस है। फिर स्याबियन बोलता है, इसे खोलने के लिए होली फ्लेम चाहिए? इनहेरिटेंस? स्याबियन ने उस पिच ब्लैक स्क्रॉल को घूरा और उसके होठों के किनारे हल्के से सिकुड़ गए। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, तो फिर यहाँ का काम निपटाने के बाद हम होली फ्लेम को ढूंढेंगे। एक होली फ्लेम और तुम्हारी बॉडी की हेवनली फ्लेम्स अगर दोनों मिल गई तो तुम्हारी पावर एक अलग ही लेवल की हो जाएगी। ये बोल के गोल्डन ड्रैगन किंग स्याबियन की तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। किसी रीजन की वजह से स्याबियन को हमेशा से ऐसा ही लग रहा था कि वो गोल्डन ड्रैगन किंग के बनाए रास्ते पे ही चलता जा रहा है। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग बोलता है, ठीक है, उदास मत हो लड़के, अभी भी तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। क्या तुम भूल गए गुबेन पी1 पिल को? मुझे सच में उस चिंगयुआन का राज जानने में दिलचस्पी है जिसे लेकर आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। स्याबियन ने गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनी और वह भी समझ गया कि अपने मास्टर की नजरों से वो धोखा नहीं देंगे। लेकिन चिंगयुआन में आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है? स्याबियन भी सोच में पड़ गया था। अगर ऐसा है तो चलो अब बाहर चलते हैं। स्याबियन खड़ा हुआ, अपने शरीर की धूल झाड़ी और फिर अपनी पीठ पे वो पिच ब्लैक एटर्नल फायर रूलर टांगा और धीरे धीरे कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। फिर स्याबियन बाहर जाते हुए बोलता है, ये सनलाइट वाकई बहुत गर्मजोशी भरी है। जैसे ही स्याबियन कमरे से बाहर आया, बाहर सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें स्याबियन की बॉडी पे पड़ने लगी थी, जिससे लंबे समय से ट्रेनिंग में डूबा उसका शरीर कुछ हल्का महसूस करने लगा। तभी वहाँ पे एक मेड आती है। यंग मास्टर जाओ, आप बाहर आ गए। मिस ने हुक्म दिया था कि यंग मास्टर के बाहर आने के बाद उन्हें वहाँ ले आए। लड़की ने स्याबियन से आदरपूर्वक कहा, तो रास्ता दिखाओ। घोस्ट वाली पगडंडी पे वो मेड स्याबियन को हॉल की तरफ ले गई। यंग मास्टर स्याओ सच में बहुत यंग और प्रोमोसिंग है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी यंग लेडी आप पर इतनी ज्यादा फिदा है। ये सुनकर स्याबियन हैरान होते हुए बोलता है, इस बात का क्या मतलब है? इस टाइम स्याबियन भी उलझन में था। उसको समझ नहीं आया था कि उसके सामने खड़ी मेड ने ऐसा क्यों कहा। यंग मास्टर जाओ, बुरा मत मानिए, पर क्या ये साफ नहीं है? इतने सालों में पहली बार यंग लेडी किसी पुरुष के लिए इतनी ज्यादा टेम्प्ट हुई है। ये सुनकर स्याबियन भी चौंक गया और उसे साफ समझ में आ गया था कि रिट्रीट से पहले यूरू ने वो सवाल क्यों पूछा था। फिर स्याबियन सोचता है, अरे यार, दुनिया में पागल लोग बहुत हैं, लेकिन मेरी तो पहले से एक फैमिली है। मैं शायद मिस यू की इन फीलिंग्स का जवाब न दे पाऊँ। सच कहूँ, स्याबियन कोई लूज आदमी नहीं था। वो यूरू को सिर्फ एक साधारण दोस्त मानता था। उसे कहाँ पता था कि मामला ऐसा मोड़ ले लेगा। ये सच में सिरदर्द वाली बात थी। स्याबियन मेड के साथ फैमिली हॉल में पहुंचा, जहां यूरू और यूयू कुछ चर्चा कर रहे थे। अरे लिटिल फ्रेंड स्याबियन, बाहर आ गए। लगता है इस रिट्रीट से तुम्हारी पावर और बढ़ गई है। यूयू हंसा। साफ था कि यू फैमिली पैट्रियार्च की
5 स्टार डोउडी की पावर के सामने सियावियान के लिए अपनी स्ट्रेंथ छुपाना मुश्किल था। ये सुनकर सियावियान मुस्कुरा देता है। फिर यूयू बोलता है, उन दोनों में जब लिटिल फ्रेंड सियावियान रिट्रीट में थे तो वो लड़की चिंगयुआन एक बार जागी थी, लेकिन फिर से बेहोश हो गई। हमने कई डॉक्टर्स बुलाए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वहाँ एम्परर लेवल ड्रैगन कोर के निशान मौजूद हैं। कहा जाता है कि बीस्ट रूइन जल्दी ही खुलने वाले हैं, और अफवाह है कि वह एम्परर लेवल ड्रैगन डेमन कोर वहीं पे मौजूद है। यूयू अपने सिंहासन पर बैठा और सियावियान की तरफ देखा। ये सुनकर सियावियान शॉक्ड होते हुए बोलता है, बीस्ट रूइंस? वो क्या है? सियावियान अभी नया था, इसलिए वो कुछ और सवाल पूछे बिना रह ना सका। तुम सब नीचे जाओ, यूयू ने ऑर्डर दिया। अब हॉल में सिर्फ यूयू, उनकी बेटी यूरू और सियावियान ही बचे थे। यूयू ने सियावियान की उलझन भरी शक्ल देख के मुस्कान के साथ कहा, ये डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स भी प्रोफार्म स्पिरिट कॉन्टिनेंट के चिंगचैंग के पास एक काफी मशहूर और खतरनाक जगह है। पता नहीं क्यों वहाँ ठंडी हवा बहुत ही ज्यादा घनी है। आसमान हमेशा धुंध से ढका रहता है, और अगर बिना सोचे समझे वहाँ गए तो सिर्फ गुमराह हो जाओगे। ऊपर से वहाँ बहुत ही शक्तिशाली और खून के प्यासे मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, जिनसे निपटना काफी मुश्किल भरा काम है। इस बार बीस्ट के जो रिमेन्स हैं वो इन्हीं माउंटेन्स में ओपन हुए हैं। ये भी सुना है कि इन रिमेन्स में इमोर्टल लेवल फाइटिंग स्किल्स और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स पिल्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार रूइंस में कुछ अलग ही बात है। जो लोग वहां एक्सप्लोर करने गए अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है। सियावियान ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, ओह, बीस्ट और ह्यूमंस तो हमेशा से दुश्मन रहे हैं, तो फिर बीस्ट माउंटेन रेंज के रूइंस में हमें इन्वॉल्व होने की इजाजत कैसे मिल रही है? ये सुनकर यूयू मुस्कुराया और बोला, छोटे दोस्त सियावियान, तुम नहीं जानते कि जो बीस्ट रिमेन्स वारक्राफ्ट माउंटेन में हैं, वो असल में एक अलमाइटी ने छोड़े थे। कहा जाता है कि उस अलमाइटी को बीस्ट से नफरत थी, इसलिए उसने एक ऐसा बैन सेट किया जिसकी वजह से बीस्ट वहाँ पे घुस ही नहीं सकते। ऊपर से जो एम्परर लेवल डेमन कोर तुम्हें चाहिए वो भी वहीं पे है। यूयू ने सियावियान की चिंता दूर करते हुए बोला, फादर, इस बार बीस्ट रूइन में क्या मिलेगा? यूरू ने भी पूछा। यूयू हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, बहुत पहले इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स मरे थे। जहाँ भी डोउडी या उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का खून गिरा, वहाँ एक जगह रूइंस बन गई। ऐसे रूइंस रहस्यों से भरे होते हैं। हर जगह अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो अनेक जीनियस को अट्रैक्ट करती हैं कम्पीट करने के लिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें एम्परर ब्लड मिल गया तो तुम खुद एम्परर बन सकते हो और एक होली फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। यूयू की ओल्ड आवाज सुनकर सियावियान कुछ देर के लिए बेहोश सा हो गया, क्योंकि ये सब कुछ उसकी समझ से बाहर जा रहा था। सियावियान धीरे से बोलता है, एम्परर? वो क्या होता है? ये शब्द इतने ज्यादा भारी थे कि बोलते ही उसकी बॉडी का सोर्स जी भी हिल गया था। यूयू ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए अभी बहुत दूर की बात है। तुम बस इतना समझ लो कि एम्परर वही होता है जो 7 स्टार डोउडी के पीक का मालिक होता है। एक एम्परर की एक बूंद खून से समुद्र को बदलकर नया सागर बनाया जा सकता है। जब एम्परर मरता है, उसके ब्लड और उसके रिमेन्स हेवन और अर्थ में बिखर जाते हैं और वही रूइंस बन जाते हैं। हमारी जुआओलिंग कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही एक रूइन है जो इसी मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन्स के बाहर है। ये सुनकर सियावियान की आंखें चौड़ी हो गई। इतनी देर से बात चल रही थी और अब जाके असली मुद्दा सामने आया। यूयू ने फिर बोला, अब हमारे चिंगचैंग के 100 माइल्स के अंदर 8 सिटीज हैं और लगभग सभी नए जनरेशन के जीनियस अभी रूइंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुना है वुचैंग का यंग मास्टर इसके लिए कई सालों से मेहनत कर रहा है। उसका मकसद ही ये है और वो उसको पाकर ही रहेगा। बड़ी बड़ी फैमिलीज के प्राउड सन्स भी एक एक करके निकल रहे हैं। सबका एक ही गोल है, रूइंस में जाके ग्रेट फॉर्चून जीतना। अगर कोई इस ग्रेट फॉर्चून को जीत लेता है तो जुआओलिंग रॉयल फैमिली का ध्यान उस पर पड़ जाएगा और वो उसे लीड करेंगे। सियावियान ने हैरान होकर पूछा, जुआओलिंग रॉयल फैमिली? उसे पता था कि ये दुनिया जुआओलिंग कॉन्टिनेंट कहलाती है और ये एक बहुत बड़ा मेनलैंड है, लेकिन ये जुआओलिंग एम्पीरियर फैमिली का नाम उसने पहली बार सुना था। यूयू हल्का सा हंसते हुए बोलता है, अगर तुमने नहीं सुना तो ये एकदम नॉर्मल बात है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सीधी बात यह है कि जुआओलिंग रॉयल फैमिली ही पूरे जुआओलिंग कॉन्टिनेंट के रूलर्स हैं। उनके बड़े हाथ पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं और हम जैसे लोग उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। सियावियान ने कड़वी मुस्कान दी। ये सच में बहुत दूर की बात थी। उसकी अभी उस तक पहुंचने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि रूइंस की पावर कितनी ज्यादा है। अगर वुचैंग और इतनी सिटीज के जीनियस भी लालच कर रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी की कीमत कितनी होगी अंदाजा लगाना मुश्किल
मुश्किल नहीं था, सियाव्यान ने सोचा। लेकिन अगर रूइंस इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो अलग अलग फोर्सेस अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को क्यों नहीं भेजते। ये सुन के यूयू मुस्कुराते हुए बोलता है, रूइंस में एम्परर की पावर है, जितना स्ट्रॉन्ग बंदा होगा उतना ही ज्यादा सप्रेशन मिलेगी उसके अंदर से। अगर बड़े वॉरियर्स वहाँ पे गए तो हो सकता है कि उन्हें कोई छोटा सा लड़का ही वहाँ पे मार दे, इसलिए स्ट्रॉन्ग लोग इजीली वहाँ एंटर करने की हिम्मत नहीं करते। फिर उसने सियाव्यान को देखा, उसकी ओल्ड आंखों में एक चमक आई और बोला, लिटिल फ्रेंड, अगर वो होली लैंड का ग्रेट फॉर्चून किसी और सिटी के एरोगेंट सन के हाथ लग गया तो तुम्हारी जो इच्छा है एम्परर लेवल ड्रैगन डेवन कोर लेकर किसी और को बचाने की, तो उसके चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ से उसे छीन पाना मुश्किल होगा। तो क्या तुम में इतना दम है कि उस बड़े फॉर्चून को खुद अपने लिए हासिल कर सको? सियाव्यान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और फिर उनमें एक अजीब सी चमक थी। उससे पता था कि अगर दूसरे सिटीज के लोग उस फॉर्चून को ले गए तो चिंग युआन का सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा और उसका अपना मिशन भी है, अपने क्लैंसमैन को ढूंढना, गोल्डन ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ वापस लाना, होली फ्लेम्स कलेक्ट करना और सबसे बड़ा जूनर, काइलिन और बाकी सबको ढूंढना। ये सब करने के लिए एक ही चीज चाहिए, स्ट्रेंथ। एक एक कदम, एक एक मौका। अगर उसे सबको बचाना है तो हर चांस को पकड़ना होगा। और जब से वो डोडी कॉन्टिनेंट पे आया है उसने कंप्लीट फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। तब से उसने कभी हिम्मत भी नहीं आ रही थी। इसलिए सियाव्यान ने यूयू की तरफ देखा और बोला, सीनियर के गाइडेंस के लिए थैंक यू। वो खुश था कि उसकी मुलाकात यूयू से हुई, वरना वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। तो जो भी चांस है मैं सियाव्यान उसे किसी भी हाल में हासिल करूंगा। ये बोल के सियाव्यान के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई थी। फिर यूयू जोर से हंसता हुआ बोलता है, मुझे पता था कि तुम आम आदमी नहीं हो। जिस बंदे के पास फायर एल्फ जैसे स्ट्रॉन्ग चीज हो वो आम इंसान कैसे हो सकता है? वैसे भी इन रूइंस में मेरी बेटी को भी कुछ चाहिए। मैं उसे मैप दे चुका हूँ, इस बार उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत होगी। सियाव्यान तैयार हो जाओ, आज ही निकलना है। ये कह के यूयू लॉबी से बाहर निकल गया और वहाँ सिर्फ सियाव्यान और यूरू बचे रह गए थे। यूरू ने हल्का सा हाथ हिला के मुस्कान के साथ बोला, इस बार तुम्हें भी परेशानी होगी। थैंक यू सियाव्यान। सियाव्यान उसका मतलब समझ गया और मुस्कुराते हुए लॉबी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन वू चैंग मेन हॉल के सामने बहुत से नौकर भी आसमान की ओर देख रहे थे। ऊंचे मंडप में एक प्रचंड लाल फाइटिंग ची आसमान में उठ रही थी। यह फाइटिंग ची एक चमकते सूरज की तरह थी, जिससे बहुत ज्यादा गर्म वेव्स बाहर निकल रही थी। यहाँ तक कि हवा भी झुक के क्रम्बल हो रही थी। बधाई हो अपने बेटे को विदा करने पे, आपकी यात्रा सफल हो। नीचे से बहुत सारी ऐसी ही आवाजें आ रही थी। रेड फाइटिंग ची गरज का बाहर निकली जैसे आग का बादल, और उस आग के बादल पे एक पतला सा फिगर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पे तिरस्कार था। वो उसको विदा करने आए बहुत सारे लोगों को नजरअंदाज कर रहा था और बस अपनी निगाहें हवेली की गहराई में किसी कमरे की ओर मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने निगाहें हटा ली और अब रुका नहीं और सबकी नजरों के सामने बीच आसमान में गायब हो गया। स्वॉर्ड किंग सिटी, एक अकेली चोटी के नीचे जो तलवार की धार जैसी थी। पहाड़ से एक फिगर कदम दर कदम बाहर आई। पास आते ही पता चलता है कि वो एक ग्रे रोब पहने नौजवान था। हालांकि उसकी आंखों पे काला कपड़ा लिपटा हुआ था जिससे वह देख नहीं सकता था, लेकिन वहाँ पे एक भयंकर ऑरा फैला हुआ था। उसकी पीठ पे एक काली तलवार थी। ये काली तलवार नॉर्मल और साधारण सी थी, मानो उसमें कोई धार ना हो, लेकिन उसमें से चौंकाने वाली स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही थी। जिस जमीन पर वह चला वहाँ के पत्थर चुपचाप फट गए और दरार इतनी चिकनी थी मानो आईने की तरह। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें जो काले कपड़े से ढकी हुई थी मानो दूर किसी जगह पर टिक गई हों। लैंड ऑफ रूइंस, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज बेहद भारी थी। मुझे अपनी तलवार को तेज करने के लिए एक असली ओपोनेंट चाहिए। वो जियानची और वुहुआन से अच्छे ओपोनेंट होने चाहिए, है ना? उसके मुंह से ये शब्द सुन के उसकी पीठ पे टंगी काली तलवार हल्की सी कांपी, मानो वो भी अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से मुकाबला करने के लिए बेताब हो। सिटी ऑफ 10,000 बीस्ट, शहर से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और फिर पूरे शहर ने देखा कि एक विशाल पंखों वाला दैत्य उड़ान भरते हुए आसमान में चढ़ गया। उस पंखे वाले टेबल पे एक नाजुक सी युवा लड़की घुटनों के बल बैठी थी। उसके लंबे हरे बाल और आंखें फुर्ती से भरी थी। एक शरारती लुक लिए उसके कोमल कंधों पे एक बर्फीला नीला पक्षी बैठा था और चहक रहा था। उसकी आंखों में असीम ठंडक थी। सियाव्यान, हम आखिरकार बाहर खेलने जा सकते हैं। लड़की ने पक्षी को छुआ। उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ साफ देखा जा सकता था। मैंने सुना है कि रूइंस सच में बहुत मजेदार हैं। वहाँ बहुत से ग्रेट लोग आए हैं। 10,000 बीस्ट सिटी की हमारी पीढ़ी में हमें कोई हरा नहीं सकता। उम्मीद है कि वो लोग बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होंगे।
जाओगे। चलो, लड़की ने जोर से बोला और उस पंखों वाले दैत्य ने एक धीमी दहाड़ निकाली। उसके पंख फड़फड़ाए और फिर उसकी स्पीड आसमान को छू गई और हवा चीरते हुए उड़ गया। एक शहर में एक गंजा आदमी शहर की दीवार से बाहर कूद पड़ा। उसकी पीठ पे एक लंबा भाला बंधा हुआ था। ये ग्रेट फॉर्चून मेरा है, वो गंजा आदमी चिल्लाया और भूत की तरह गायब हो गया। साफ था कि वो रून्स की ओर भाग रहा था। एक मार्शल आर्ट्स कोर्टयार्ड में भयंकर फाइटिंग चीख फट पड़ी और चारों ओर फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां से उड़ते हुए दूर जाके गिरे। तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, ये बोरिंग है, बहुत बोरिंग। मेरे पिता से बोल देना मैं रूस जा रहा हूँ, यहाँ रहना बहुत बोरिंग है। उस अराजकता में मैदान में बस एक ही आकृति खड़ी थी। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी, जैसे लोहे का टावर, जैसे कोई हिंसक वानर। उसने हंसते हुए भीड़ की ओर देखा, फिर बिना झिझक के अपने पैरों से जमीन दबाई और उसका फिगर आसमान में उड़ गया। कुछ ही छलांगों में वो गायब हो गया था। उसके जाते हुए फिगर को देखते ही मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट के सभी लोगों में चैन की सांस ली और फिर खुशी से चिल्ला उठे, ये राक्षस आखिरकार चला गया। फाइनली अब हमें इसकी यातना झेलनी नहीं पड़ेगी। जो लोग रूइंस में जा रहे हैं शायद उनकी किस्मत खराब होगी। एक बार अगर यह पागल उनसे उलझ गया तो उनका काम तमाम ही समझो। चिंगचैंग के उत्तर में एक बर्फीली फैमिली। मिस, समय हो गया है। मालिक ने कहा है कि आपको सूचित कर दूं कि आप जा सकती हैं। एक खुशबूदार घर के बाहर एक नौकरानी की सावधान आवाज आई। अंदर मुलायम बिस्तर पर बर्फ जैसी सफेद बॉडी एक पतली रजाई में लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के कर्व्स दिखाई दे रहे थे। ये आवाज सुनकर रजाई में लिपटी लेडी बैठ गई। रजाई नीचे फिसल गई और तुरंत उसकी दूध जैसी सफेद बॉडी प्रकट हो गई। लंबे बाल आगे लटक रहे थे जो उसकी चेस्ट को ढक रहे थे। उसने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, बस देखा कि उसका चेहरा बेहद आकर्षक था, जैसे कोई अप्सरा जो दिलों की धड़कनें रोक दे। नौकरानी ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर आई। उस न्यूड बॉडी को देख के एक औरत होते हुए उसकी नजर उस बेहद हावी कर देने वाली फिगर पे टिक गई। मेड कपड़े लाई और उसे पहनाने में हेल्प की। लंबी काली स्कर्ट ने उसका शरीर को ढक लिया, जिससे उसकी अद्भुत बॉडी भी उभर आई, पतली और भरी भरी। सिर्फ उसके कर्व्स ही सबका ध्यान खींचने के लिए काफी थे। धन्यवाद जोबी, मेरे पिता से कह दो इस बार बाहर जाकर मैं उनके लिए जरूर एक परफेक्ट दामाद ढूंढ के लाऊंगी। छोटी शैतान लड़की ने हंसते हुए नौकरानी का चेहरा छेड़ा। मिस, मालिक ने कहा है कि आपको जरूर कोई बड़ा फॉर्चून पाना होगा। कौन सा फॉर्चून बेहतर और बड़ी फ्री हो सकता है अच्छे पति को ढूंढने से? स्कर्ट वाली लेडी ने आंखें झपकाई और खिलखिलाई। ठीक है चलो, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं हंसी। उसने अपना छोटा हाथ हिलाया और फिर अपना नाजुक शरीर हिलाया। देखने से लग रहा था कि उसकी बॉडी कभी प्रकट हो रही थी और कभी गायब हो रही थी, और कुछ ही सांसों में वो पूरी तरह से गायब हो गई। नौकरानी ने उसकी भूत जैसी गति देखी और प्रशंसा से आह भरी। मिस की मूवमेंट स्किल्स जुआव लिंक कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन है। यह एक उदास जगह थी जहाँ हड्डियां दफन थी। सफेद हड्डियां पहाड़ों की तरह ढेर थी और पूरी दुनिया मौत से भरी हुई थी। अचानक पहाड़ से आवाज आई और एक ड्रॉप बाहर आते हुए देखा गया। उसके कदम सख्त थे, शरीर नीला, आंखें खाली। पास से देखने पे पता चला कि उनमें जरा भी जीवन नहीं था, जैसे कोई ज़ॉम्बी। वो अपने कंधों पे एक बड़ी पालकी उठाए हुए थे। पालकी सफेद थी, लेकिन उस पर खून टपकते भूत के चेहरे का पैटर्न बना था जो भयानक और डरावना माहौल छोड़ रहा था। एक ठंडी हवा बही और सफेद पर्दे लहराए। पर्दे के नीचे एक पीला और ब्लडलेस चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें ग्रे कलर की थी और उसकी बॉडी मानो मौत के ओरा से लिपटी हुई थी, जिससे लोग कांप उठे थे। सो घोस्ट पालकी उठाए हुए थे। वो सफेद पालकी दूर चली गई, मानो दूर से एक ठंडी आवाज आई, ये वैंग जिंग, जिंदा लोग रास्ता छोड़ दो। उसी समय पूरे जुआन लिंक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे फेमस लोग चारों दिशाओं से आए और उन सभी का एम एक ही था। सभी लैंड ऑफ रूइंस की ओर जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि जब इतने सारे घमंडी युवा आपस में टकराएंगे तो वो नजारा कितना शानदार होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, इस समय रूइंस पूरे कॉन्टिनेंट का केंद्र बन चुके थे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।